Welcome dear students, we are studying the chapter number 8 of biology class 9th new syllabus, and today our topic is about the cellular respiration. The breakdown of the food in the at the cell level is called the cellular respiration. अब जो cellular respiration का अमल वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन की जाएगी और उस फूड की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी जो है वो सेल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा. अब जो ऑर्गेनिजम्स गेट द एनर्जी बाय ब्रेकिंग द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ द फूड. अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड के अंदर जो जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनकी ब्रेकडाउन करते हैं और ब्रेकडाउन के रिजल्ट में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है. फॉर दिस प्रोसेस दे कैरी आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल. इस अमल के लिए जो फूड की जो ब्रेकडाउन की जाती है इस सेल के अंदर रहते हुए उसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं. दिस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. और ये फूड की जो ऑक्सीडेशन हो रही होती है, फूड की ब्रेकडाउन अमल का जो अमल हो रहा होता है, इस अमल को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. द मोस्ट कॉमन फूड यूज बाय द सेल्स टू गेट द एनर्जी इज द ग्लूकोज. अब जो सेल जो एनर्जी की फॉर्म ज़्यादातर जो सेल के अंदर स्टोर होती है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं और ग्लूकोज को तोड़ के तो उसमें से एनर्जी रिलीज कराई जाती है. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब दो टाइप्स हैं यहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन के मतलब देखते हैं, यह ऐसा अमल है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा होता है. जो ऐसा अमल जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा हो और उसके रिजल्ट में जो है वो फूड की ब्रेकडाउन हो, वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन. ये डेफिनेशन है. इट इज़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद द मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी. इस प्रोसेस के दौरान जो है वो ग्लूकोज के 6 कार्बन जो हैं उनको ब्रेक किया जाता है और उनकी ब्रेकडाउन से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. इन इट्स फर्स्ट फेज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. अब इस प्रोसेस में जो फर्स्ट फेज है उसमें क्या होता है कि अब ये जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, उसकी ब्रेकडाउन की जाती है और उसकी ब्रेकडाउन के रिजल्ट में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं. अब पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसका मतलब 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज होंगे जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा. इन द सेकंड फेज द मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज. अब जब दूसरा फेज स्टार्ट होगा उसमें जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है उसकी अब मुकम्मल ब्रेकडाउन कर ली जाएगी. मतलब जितने उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो मौजूद हैं उनकी ब्रेकडाउन करके तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कराई जाती है. ये साइड बॉक्स देखें. इन एनारोबिक प्रोसेस मैनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ फूड आर लेफ्ट अनब्रोकन. जबकि जो इसका एरोबिक रेस्पिरेशन के अपोजिट एक प्रोसेस है जिसको हम एनारोबिक जो है वो प्रोसेस कहते हैं, जिसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं फूड के उनकी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती. तो जब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगी तो इसका मतलब कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ जो कंप्लीट जो एनर्जी का रिलीज है वो भी नहीं होगा. अब यहाँ पर सेकंड जो टाइप है रेस्पिरेशन की वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम वो फर्मेंटेशन है. अब रेस्पिरेशन का वो अमल जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगा वो कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन भी उसको बोला जाता है. सेल्यूलर रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये डेफिनेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन की. ऐसा अमल जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का अमल कहलाता है. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. अब इस स्टेप के दौरान चूंकि जो ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगी, उसके तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नहीं टूटेंगे, इसलिए जो एनर्जी का रिलीज है वो भी मैक्सिमम नहीं होगा, वो भी थोड़ा होगा. इसकी फर्स्ट फेज में देखें. इस फर्स्ट फेज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसका जो पहला स्टेप है वो बिल्कुल सिमिलर है एरोबिक रेस्पिरेशन के. अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन थी उसमें जो पहला फेज था कि जो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था उसकी जो है वो ब्रेकडाउन की जाती थी 3 कार्बन कंपाउंड वाले 2 मॉलिक्यूल्स में. अब 3 कार्बन कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल्स जो थे वो थे पायरुविक एसिड. तो पायरुविक एसिड जो है वो उसके 2 जो है हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते थे. जबकि अब इस अमल के एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ये पहला स्टेप है ये बिल्कुल सिमिलर है एरोबिक रेस्पिरेशन के, जबकि जो दूसरा स्टेप है वो अब डिफरेंट होगा. अब देखते हैं. इस फर्स्ट फेज इज एक्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. तो इस अमल के दौरान जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड टूट के तो 2 कार्बन के 3 कार्बन वाले 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. इन द सेकंड फेज पायरुविक एसिड मे बी ट्रीटेड इन द 2 वेज. अब जो सेकंड फेज है जिसमें ये पायरुविक एसिड रिलीज हुआ है, अब इसकी जो ब्रेकडाउन है ये मुख्तलिफ होगी एरोबिक रेस्पिरेशन के निस्बत.
तो इसमें अब देखते हैं कि जो सबसे पहले एरोबिक एसिड जो है वो आगे टूट के अल्कोहल भी बना देता है। यहाँ पर एरोबिक एसिड टूट के तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन भी कर देता है। तो सबसे पहले देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब है कि अब जो एरोबिक एसिड होगा उसकी अब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रही होगी। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगी तो अब वो ब्रेकडाउन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन जब नहीं होगी तो उसकी नामुकम्मल जो ब्रेकडाउन है उसके रिजल्ट में जो एनर्जी है एटीपी की सूरत में वो रिलीज़ नहीं होगी, जबकि जो पायरुविक एसिड है वो अल्कोहल की फॉर्म में जो है वो तब्दील हो जाएगा। एटीपी में तब्दील होने की बजाय वो अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया एंड द यीस्ट, अब कहते हैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का अमल है जो कि बैक्टीरिया में होता है और यीस्ट में होता है। यीस्ट फंगस है जिसको हम खमीर भी कहते हैं, खमीर के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं डेली प्रोडक्ट्स में। तो जो बायरोबिक एसिड है उसकी फर्दर ब्रेकडाउन की जाती है और ब्रेकडाउन के रिजल्ट में वो अल्कोहल बनता है, साथ साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इस अमल को हम जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं कि इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बन रही है वो अल्कोहल होता है। अब इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि जो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब टूटते हैं तो वो एटीपी बनाने की बजाय वो क्या कर रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल में तब्दील हो रहे हैं। दो इथाइल अल्कोहल में जो है वो तब्दील हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो जो है इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, C2H5OH। ये इसका जो है इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जबकि साथ में जो है वो दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो यीस्ट की अगर हम बात करें जिसको हम खमीर कहते हैं, तो आप देखते हैं कि जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो जो आटा वगैरह है या जो पिज़्ज़े का जो डो बनाते हैं तो उसके अंदर जो है वो खमीर इस्तेमाल किया जाता है। तो खमीर इस्तेमाल करने से क्या होता है कि वो जो आटा वगैरह है वो बिल्कुल फूल जाता है, और फूलने की वजह क्या है कि उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। चूँकि ये अमल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, ऑक्सीजन अगर होगी तो वो सारी कंज्यूम हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होना शुरू होती है, जिसकी वजह से वो जो डो वगैरह है वो फूल जाता है। और उसमें आपको एक केक वगैरह जिस तरह है उसके अंदर आपको ऊपर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे जो हैं वो बबल छोटे छोटे सुराख नज़र आते हैं। तो वो किस वजह से नज़र आते हैं कि उस अमल के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस मटेरियल से जब रिलीज़ होती है तो उस मटेरियल की सरफेस के ऊपर आपको छोटे छोटे जो हैं वो पोर्स सुराख जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये वाइन वगैरह की फॉर्मेशन में भी जो है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पर साइड बॉक्स देखें, साइड बॉक्स में यही चीज़ बताई गई है, कहता है यीस्ट एंड बैक्टीरिया कैन फर्मेंट शुगर्स ऑफ बेरीज टू द अल्कोहल। अब जो यीस्ट है और जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ये जो शुगर्स हैं जिस तरह हम ग्रेप्स वगैरह हैं उन बेरीज हैं उनकी जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से जो वो एनर्जी है वो एटीपी की बजाय जो है वो अल्कोहल में जो है वो तब्दील हो जाती है। बर्ड्स ईटिंग दीज बेरीज कैन बिकम क्वाइट ड्रंक एज इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम देयर फ्लाइट पैटर्न। तो जो परिंदे वगैरह इन बेरीज वगैरह को खाते हैं तो चूंकि उनके अंदर जो है वो एक अल्कोहलिक नेचर प्रोड्यूस हो चुकी होती है उस बेरी की शुगर के अंदर, तो इस वजह से जो उनका आप उसकी जो उड़ने का जो तरीकाकार है या बहुत ज़्यादा देर के लिए भी वो उड़ते रहते हैं, तो आप देखते हैं कि ये तमाम असर जो है वो इन्हीं बेरीज की वजह से होता है कि जो उसके अंदर अल्कोहलिक इफेक्ट मौजूद होता है। अब जो दूसरा यहाँ पर टाइप लिखी गई है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का मतलब है कि जो अब हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के पहले स्टेप में जो तीन कार्बन वाले पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस हुए थे, अब उनको क्या किया जाएगा कि उनको अब तब्दील कर दिया जाएगा लैक्टिक एसिड में। अब ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये ज़्यादातर अमल जो है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन का ये हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर भी हो रहा होता है। ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। तो हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, अब हमारी जो बॉडीज़ हैं वो कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी तो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। वो तेज़ इस वजह से होता है कि जो हमारे सेल्स हैं उनको लार्ज अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो चाहिए होती है ताकि वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करें और एनर्जी को रिलीज़ किया जाए।
अब चूँकि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको पूरी जो है वो उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो अवेलेबल नहीं होती, तो फिर जो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का अमल है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन शुरू हो जाता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो शुरू होगा तो उसके रिजल्ट में फिर एटीपी नहीं बनेगा, उसकी वजह से जो है वो पायरुविक एसिड जो जिसकी ब्रेकडाउन हो गया तो एटीपी बनना था, अब वो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। अब जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट होना, जमा होना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे मसल जो हैं वो फटीग का शिकार हो जाएंगे, थकावट का शिकार हो जाएंगे। लेकिन जो ही हम रेस्टिंग फेज पर आएंगे कुछ टाइम के बाद जो वो लैक्टिक एसिड है वो दोबारा से ऑक्सीजन जो हम दोबारा से जो ब्रीथिंग के ज़रिए बॉडी में जाएगी उस ऑक्सीजन को वो लैक्टिक एसिड दोबारा से उसको इस्तेमाल करेगा और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह फिर थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि जो हमारे मसल जो पहले थकावट का शिकार थे अब उसकी थकावट जो है वो उनकी ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये सारा अमल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है कि जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पर आप इक्वेशन इसकी देख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं पायरुविक एसिड के और साथ में जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं कि वो कम्प्लीटली जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड में जो है वो तब्दील हो चुके हैं पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स। तो जो आपने इसकी केमिकल इक्वेशन जो है वो याद रखनी है। उस आगे हम देख रहे हैं, इसका लास्ट टॉपिक है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, जिसमें है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की क्या अहमियत है हमारी लिविंग बॉडीज़ के अंदर, हमारी डेली जो लाइफ है उसके अंदर फर्मेंटेशन की क्या अहमियत है। तो कहता है द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ डिड नॉट हैव फ्री ऑक्सीजन इन द अर्ली फेजेस ऑफ लाइफ। जब ज़िंदगी की दुनिया पर इब्तदा हुई, अर्थ पर इब्तदा हुई, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, फ्री अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं होती थी। उसका वजह ये हो सकती है कि जो प्लांट्स वगैरह थे वो ज़मीन पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता था और फ्री ऑक्सीजन ज़मीन पर मौजूद नहीं थी। जब और द अर्ली ऑर्गेनिज्म रिस्पायर्ड एनारोबिकली एंड गॉट एनर्जी फॉर देयर लाइफ। तो तब जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे तो फिर उन्हें चूँकि ऑक्सीजन नहीं होती थी तो उन्हें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही जो है अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को जो है वो चलाना पड़ता था, और उनकी लाइफ फॉर्म जो है वो इस तरह डिज़ाइन हो चुकी थी कि वो हम ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही जो है वो ज़िंदा रह सकते थे इवन टुडे। और उसकी वजह से फिर वो क्या करते थे कि ये जो फर्मेंटेशन का अमल है वो तमाम इस्तेमाल होता था और वो एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते थे ज़िंदा रहने के लिए। इवन टुडे सम ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग सम बैक्टीरिया एंड सम फंजाई गेट एनर्जी फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड आर कॉल्ड द एनारोब्स। तो आज भी देखा जाए तो कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है वो कुछ बैक्टीरिया हैं या फंगस वगैरह, जिनमें अभी हमने जीस की बात की, तो वो क्या करते हैं कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अमल से ही एनर्जी की जो है वो उसके एनर्जी का हसूल उनके लिए पॉसिबल है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सर्वाइव करें या ऑक्सीजन को इस्तेमाल ना करते हुए अपनी एनर्जी का हसूल मुमकिन बनाएं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एनारोब्स कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि व्हाट आर एनारोब्स। तो यहाँ से आप सम ऑर्गेनिजम्स से एनारोब्स तक ये डेफिनेशन करेंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल एक दी गई है, व्हेन स्केलेटल मसल्स ऑफ मैन वर्क हार्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज बट ओनली ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द डिमांड, द स्केलेटल मसल्स कैरी आउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन टू गेट द एनर्जी। अब जो मैंने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो टॉपिक में आपको सारा वो डिटेल बताई है वो सारी उन्होंने यहाँ पर लिख दी है कि कहता है जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे स्केलेटन के जो मसल्स हैं, जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं फिजिकल एक्टिविटी, तो जो हमारी ऑक्सीजन जो हमारी एनर्जी की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी एनर्जी की ज़रूरत बढ़ने की वजह से जो हमारी ऑक्सीजन बॉडी को मिलनी चाहिए उसकी मिकदार भी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन चूँकि हमारी जो बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मिल नहीं रही होती, इस वजह से जो हमारे सेल्स को एनर्जी का जो ज़रूरत की जो एनर्जी है वो भी उन तक मुकम्मल नहीं पहुंच रही होती। तो जिस वजह से जो है वो हमारे स्केलेटल मसल जो है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से एनर्जी हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और हमारे मसल्स फटीग या थकावट का शिकार हो जाते हैं। साइंटिस्ट हैव यूज्ड द फर्मेंटेशन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया फॉर मेकिंग द यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर द मैनकाइंड। तो जो अब साइंटिस्ट हैं उन्होंने फर्मेंटेशन के अमल को जो है वो इस्तेमाल करते हुए बहुत सी, अब आप देखते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी जो फास्ट फूड वगैरह है, तो उसको जो है अब जो दही वगैरह, चीज़ वगैरह, पनीर वगैरह, उसको जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बैक्टीरिया जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि पनीर वगैरह की जो फॉर्मेशन के लिए जो है वो चीज़
वगैरह की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो अब जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पर भी जो है इन ऑर्गेनिज़म्स को इस फर्मेंटेशन के अमल को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो वाइन्स वगैरह और जो हमारी ब्रेड वगैरह, बन्स वगैरह हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए भी जो है इन ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्मेंटेशन इन बैक्टीरिया इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट। तो यहाँ पर बता भी दिया गया है कि जो फर्मेंटेशन है, बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन करता है तो उसकी वजह से जो दूध है वो पनीर में तब्दील हो जाता है, जहाँ उससे दही बना लिया जाता है। फर्मेंटेशन इन द यीस्ट इज़ यूज्ड इन द ब्रेविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज़। अब जो यीस्ट की जो खमीर, यीस्ट को कहते हैं खमीर, तो जो खमीर वगैरह है वो भी अब इस्तेमाल किया जाता है। और ये शराब वगैरह बनाने में, उसके अलावा जो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ है जिसमें पिज़्ज़ा का डो है या जो केक्स वगैरह बनाने में, बन्स वगैरह बनाने में, ब्रेड बनाने में, तो जो है वो यीस्ट इस्तेमाल होता है। सिमिलरली द सोया सॉस इज़ मेड थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ द फंगस। तो यहाँ पर एक कहता है कि यहाँ पर एक फंगस जो है वो इस्तेमाल होता है जो कि सोया सॉस की फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। उस फंगस को हम जो है वो एस्परजिलस भी कहते हैं। उस फंगस का नाम है एस्परजिलस। तो एस्परजिलस जो है वो एक फंगस है जो कि सोया सॉस की फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।